हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान में वायुमंडल। हमारा टॉपिक था जलवायु विज्ञान का कौन सा? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। हमने इसके अंदर जलवायु विज्ञान के पिताओं की बात की है कि हम्बोल्ट है, हिप्पोक्रेटस है, अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद में हमने चर्चा की कि वायुमंडल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो लिपटा हुआ गैसीय जलवाष्प वायु कणों से लिपटा हुआ है आवरण, जिसके भार की बात की कि 5.6 किलोमीटर तक इसका 50% भाग जो वेट है इसका वो है, और 16 किलोमीटर तक 90% भार है इस एटमॉस्फेयर का और इसके तत्वों का। और हमने 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99.99% भार की बात की। उसके बाद में हमने 100 किलोमीटर की लाइन को कार्बन लाइन कहा। 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक के भाग को हमने शिशुलर अंतरिक्ष कहा। चंद्रमा से कुइपर बेल्ट तक यानी प्लूटो ग्रह तक, वहाँ तक हमने इसको बाह्य अंतरिक्ष कहा। और उस कुइपर बेल्ट के आगे जो अंतरिक्ष है उसको हमने अगाध या गहरा डीप स्पेस कहा। इसके बाद में हमने चर्चा की कि वायुमंडल में 3 प्रकार की घटनाएं होते हैं, जैसे मौसमी, ऋतुएं और जलवायु। मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, जलवायु क्या होता है। तो हम यहाँ पर थे कि मौसम तो कुछ घंटों से कुछ दिनों का टाइम है, यानी मौसम कितने टाइम रहता है, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक का जलवायुवीय जो दशा का औसत रूप है, जलवायु दशा का वो जिसको हम मौसम कहते हैं। और जो ऋतुएं हैं वो कुछ महीनों के लिए होती हैं, जलवायु दशाएं होती हैं। और जो जलवायु होती है वो कुछ वर्षों का टाइम होता है, वो उस वायुमंडल में कुछ वर्षों तक की जलवायु दशा जो है उसका औसत होता है। ठीक है, इतनी बात कर ली हमने। इसके बाद ये करते हैं कि जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में मुख्य जो कारक है इसका, वो इसमें जो वायुमंडलीय तत्व पाए जाते हैं उनको ही माना जाता है। यहाँ पर इसके प्राचीन काल से मानव सभ्यता जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से इस वायुमंडल का अध्ययन करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको वैज्ञानिकता का आधार पूर्व आधुनिक और आधुनिक काल में ही मिला है, क्योंकि अब जो आविष्कार किए जाने लगे हैं, सर्वेक्षण किए जाने लगे हैं एटमॉस्फेयर के, उसके कारण पहले से जैसे हम बात करें तो 1593 ईस्वी में एक विद्वान था। 1593 यानी 16वीं शताब्दी है, इसमें ही अध्ययन हो गया था। उस टाइम में एक विद्वान था इटली का, विद्वान का नाम है गैलीलियो। नाम सुना ही होगा आपने, गैलीलियो। इस विद्वान ने थर्मामीटर का आविष्कार कर डाला। इसका आविष्कार कर डाला थर्मामीटर का, या इसको तापमापी भी बोल सकते हैं, ताप को मापने वाला तापमापी। इसका आविष्कार कर दिया। किसने किया? गैलीलियो ने किया। फिर इसके अंदर इसका जो थर्मामीटर है, इसका तापमापी का संशोधित रूप जो है वो इन्होंने 1612 में सेंटोरे नामक एक विद्वान था। क्या नाम था? सेंटोरे। इस विद्वान ने इसका संशोधन कर दिया, संशोधित रूप प्रस्तुत कर दिया। ये पुराना है, पहले से ही है, मानव सभ्यता है। और यहाँ पर हम बात करें तो और इसका जो परिवर्तित रूप है वो हमें केवेंडिश के रूप में देख सकते हैं। केवेंडिश विद्वान जो है, केवेंडिश इस केवेंडिश विद्वान है, इस विद्वान ने यहाँ पे इस और रूपों में, जैसे तापमान को मापने के रूप में और यंत्रों की पहचान कर ली है,
तो यहाँ पे गैलीलियो है जिसने थर्मामीटर का आविष्कार किया, उसका संशोधित रूप सेंटोरे ने किया, और कैवेंडिश विद्वान ने इसका और आधुनिक रूप प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, आज जो देख रहे हैं वायुमंडल, ये वास्तविकता का जो वायुमंडल है वो आधुनिक काल की देन है, यहाँ के वैज्ञानिकों की देन है, जो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। जैसे 20वीं शताब्दी में कई महान जलवायु विज्ञानी आए, उन्होंने जो 20वीं शताब्दी चल रही थी 1900 से 2000 के बीच वाली, इसमें जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया था वो मात्रात्मक रूप में किया गया था। आंकड़े साथ में दिए गए थे। देखिए 2 रूप होते हैं ना, एक तो होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक का मतलब होता है उस वस्तु की विशेषता के रूप में उसका अध्ययन करना। हम ऐसे बता दें कि उस स्थान पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम देखते हैं मरुस्थल में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान है। अब वो बहुत ज़्यादा है कितना, बहुत ज़्यादा तो मतलब बहुत ज़्यादा तापमान का तो मतलब हो गया उसके गुण बता रहे हो आप, उसकी विशेषता बता रहे हो, है कितना, आप कहोगे इतना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये तो हो गया गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब हो गया कि आप उसमें डाटा प्रस्तुत कर दो, यानी कि आप कहीं जाओ कि वहाँ पे बता दो, आप किसी भी सूक्ष्म मापी यंत्र है जो भी आपके पास सर्वे का सामग्री है उससे देख के बता दो कि यहाँ पे 22 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो अगला समझ जाएगा कि जहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर होगा वहाँ पे सामान्य रूप में गर्मी ही होगी, जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा वहाँ पे हिमांक बिंदु के वहाँ पे पॉइंट होगा। अगर माइनस में होगा तो वहाँ जो भी पानी है वो बर्फ़ में आपको मिलेगा। तो आप आसानी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड है, ऐसे कह सकते हो -5 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। समझ गए बात। तो इस दोनों रूपों में 20वीं शताब्दी में जो जलवायु विज्ञानी आए थे, उन्होंने जलवायु का जो इस वायुमंडल का अध्ययन किया वो 20वीं शताब्दी में मात्रात्मक स्वरूप के आधार पर किया था। जो विश्लेषण, जितना भी विश्लेषण किया उन्होंने जलवायु के विज्ञान का, उसके मात्रात्मक रूप में किया, जिनमें 3 विद्वान प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें कौन कौन है। एक तो कोपेन महोदय है, एक तो कौन सा है, कोपेन है, एक थॉर्नथ्वेट है, थॉर्नथ्वेट, और एक विद्वान है यहाँ पे ट्रीवार्थ। इन तीनों विद्वानों ने यहाँ पर जो जलवायु का अध्ययन किया, जलवायु को प्रस्तुत किया लोगों के सामने, तो उन्होंने अपने डाटाज को शामिल करके ही बताया कि इस जगह पे इतना टेम्परेचर, जिसके कारण यहाँ की वनस्पति इस प्रकार की होगी। ठीक है, यहाँ पे इतनी मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है, इतनी मात्रा में यहाँ पे तापमान होता है, यहाँ पर इस तरह की ये पवनें चलती है जिससे यहाँ पे वर्षा होती है। वर्षा होती कितने सेंटीमीटर में वो बता देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डाटाज को साथ लेकर के यहाँ पे विश्लेषण प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे जो इनसे पहले भी हम बात करें, इन विद्वानों के पहले भी अगर हम बात करें तो पूर्व आधुनिक काल या प्राचीन काल की बात करें, जहाँ पे यूनानी थे, रोमन थे, यूनानी विद्वान थे, जिसमें जोग्राफर्स थे, जिसमें होमर, एनेक्सीमेटर जिसकी हम बात करते हैं, थेल्स है, यहाँ पे हेरोडोटस है, इरेटोस्थनीज है, अरस्तु है, इस प्रकार के यूनानी विद्वान थे जिनकी हम चर्चा कर चुके थे, जो हमें परिवेश की बात की है। और हम बात करें इसके बाद में, जैसे रोमन विद्वान होते हैं जिसके अंदर टोलमी जैसे विद्वान है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हम कहें तो रोमन यूनानी काल है, उन्होंने भी जलवायु का जो वर्गीकरण है वो भी प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन वो किया किस रूप में था, वो गुणात्मक रूप में किया था। उन्होंने जो प्राचीन काल में जो उन्होंने जलवायु को प्रस्तुत किया, जलवायु के बारे में बताया, तो वो कैसे बताया, वो गुणात्मक, उन्होंने विशेषताएं बताई कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की यहाँ पे तापमान है, या इस प्रकार का यहाँ पे वर्षा का कारण, वो वर्षा वाली स्थिति है। तो ऐसे बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, रोज़ होती है, ऐसी उनकी विशेषताएं बता दी। ठीक है, लेकिन डाटाज नहीं बताए। डाटाज आधुनिक जो विद्वान थे 20वीं शताब्दी वाले, कोपेन, थॉर्नथ्वेट जैसे विद्वान, उन्होंने बताया। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब जो वर्तमान में हम देखते हैं, जो अंतरिक्ष में जो हम कृत्रिम उपग्रह जो लगाते हैं, उसके माध्यम से हमें आज के टाइम में सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है।
जो अंतरिक्ष में जो कृत्रिम उपग्रह स्थापित कर लेते हैं, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस ऑर्बिट में यहाँ पे एक कृत्रिम उपग्रह लगा दिया। यहाँ पे वायुमंडल में जितनी भी परिघटनाएं होंगी उस परिघटना को यहाँ पे इस उपग्रह के माध्यम से यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ उसमें कैमरे लगे होते हैं, वो भी हाई क्वालिटी वाले। तो उससे हमें पता चल जाता है कि उस मानसून के अंदर यहाँ पे वर्षा होगी, आंधी आएगी या तूफान आएगा, कौन सी जगह पे चक्रवात उठना स्टार्ट हो गया है, कहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं, सब पूरी घटनाएं जितनी भी है वो सारी की सारी घटनाएं कौन कैच कर लेता है, ये कृत्रिम उपग्रह कर लेता है। और यहाँ पे ये वापस धरातल पर जो यहाँ इसकी जो अंतरिक्ष लैब बनी हुई है उनके अंदर ये भेज देते हैं, वहाँ से जनता को जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो ये कृत्रिम उपग्रह आज जो हम देखते हैं तो पृथ्वी के संदर्भ में या उस वायुमंडल के संदर्भ में सटीक जानकारियाँ हमें दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात होने के बाद में ये तो वायुमंडल की बात थी कि इसकी जानकारी कौन कौन देता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति हुई कैसे। वायुमंडल की उत्पत्ति बहुत ही मुख्य बात है। जब वायुमंडल का स्वरूप देखते हैं हम, तो हम शुरू से लेकर अब तक का वायुमंडल का स्वरूप है वो दो रूपों में माना जाता है। एक तो जब वायुमंडल से पूर्व का जो वायुमंडल है, अब जो वायुमंडल है इससे पहले वाला वायुमंडल है, उसको हम प्रारंभिक या आद्य वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रारंभिक। एक तो आज का वायुमंडल है, आज का, एक तो आज का वायुमंडल है, और एक वायुमंडल से पहले का, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक। प्रारंभिक वायुमंडल या आद्य बोलते हैं इसको, आद्य वायुमंडल। ठीक है, ये जो प्रारंभिक वायुमंडल है, ये जिसकी उत्पत्ति हम ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जब बनी तो उसके शीतलन के समय ही इस प्रारंभिक वायुमंडल में जो गैसें निकली थी उस टाइम में, उससे ही ये वायुमंडल बना हुआ है। ये कहते हैं कि हम जब मानो कि ये सूर्य था, इस सूर्य से उसका फिलामेंट नुमा भाग है वो अलग हुआ, यहाँ पर उस भाग का अलग हुआ, फिर ये भाग है इसे दूर हुआ और 9 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, कितने टुकड़ों में? 9 टुकड़ों में, यानी बुध बन गया, शुक्र बन गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बन गए। तो ये बना कब? ये बना जब सूर्य से दूसरा तारा आया और आकर्षण के कारण इसके कुछ ज्वारीय पदार्थ को अपनी तरफ खींच लिया। ये जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, ये आपको सामान्य जानकारी बता रहा हूँ, थोड़ी मोटा मोटी। ठीक है, यहाँ पे ये पदार्थ है इसकी तरफ खींचा, फिर ये पदार्थ ना तो इसके साथ जा पाया, क्यों? क्योंकि ये तो आगे निकल गया, परिक्रमण कर रहा था, विचरण कर रहा था अंतरिक्ष में, और ये इसको वापस खींच नहीं पाया क्योंकि ये इसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हो चुका था, इतना बाहर हो चुका था कि खींच नहीं सकता था, ये अपने अंदर वापस नहीं समा सकता इसको। तो यहाँ पे ये जो पदार्थ है ये दूर जाना चाहता था, जितना पदार्थ खींचा, ये फिलामेंट नुमा भाग यहाँ पर ये खींचना चाहा, लेकिन ये जाना चाहता था दूर, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वो चलती रहती है। समझ गए बात? तो वहाँ पर ये इधर जा रहा था, लेकिन इसका कुछ गुरुत्वाकर्षण बल तो इसको था ही, तो ये दूर नहीं जाने देता, इसको बांध के रखता, ये जाता इधर और अपनी तरफ खींचने का काम करता। ये फिलामेंट जो भाग है इसका, ये इसको दूर जाने नहीं देता और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। ये जो पदार्थ है जितना निकला हुआ वो इसी के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। ये जाना चाहता है दूर, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना तो काम करता है कि इसको दूर नहीं जाना देता, और अपने अंदर भी नहीं खींच सकता, इतना ताकतवर भी नहीं है इसका गुरुत्वाकर्षण बल अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके चारों ओर क्या करने लग जाता है? चक्कर लगाने लग जाता है। इस समय यहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, 9 टुकड़ों में टूटा, क्योंकि ये पदार्थ तो है, ये लिक्विड फॉर्म में था, इसका भाग था सूर्य का था, तो सूर्य से जो ज्वाला है वो लिक्विड अवस्था में थी। तो यहाँ पे लिक्विड अवस्था होने के कारण उस वो पदार्थ है, जैसे ही वो सूर्य से बाहर गया तो उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। सूर्य से ऊर्जा नहीं मिली तो वो पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होने लग गया, और ठंडा होगा तो फिर वो क्या हो गया? जमना स्टार्ट हो जाता है।
किसी भी चीज़ को आप देखोगे, जैसे मान लो लोहा, आपने कभी देखा होगा लोहार के पास में, तो लोहा क्या होता है, लोहा पहले वो भट्टी में देता है तो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, लोहा पानी की तरह पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो ठंडा होगा वो जम जाएगा, जैसे ही वो ठंडा होगा वो जम जाएगा। तो वैसी स्थिति यहाँ पृथ्वी की थी। पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग पूरा लिक्विड अवस्था में था, यानी पानी के रूप में थी पूरी पृथ्वी। जब ये ज्वाला निकली थी, फिर ये धीरे धीरे इसको ऊर्जा नहीं मिलने के कारण ये क्या हुआ, ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद में जो ऊपर की परत है वो तो ठंडी होती चली गई, ये चट्टानी रूप में बनती चली गई। यहाँ पर इसका ऊपरी भाग वो तो चट्टानी रूप में बन गया, ये वाला, ठीक है। धीरे धीरे और इसमें शीतलन हुआ, तो यहाँ जब ये ठंडी हुई, उस समय जब किसी चीज़ को आप ठंडा करते हो, ऊपर से अगर ठंड मिलती है उसको, तो वहाँ से धुआं या गैस निकलती है। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी गर्म चीज़ पे पानी डालते हो ठंडा, तो वहाँ पे आपको धुआं सा नज़र आता है। वैसे ही ये पृथ्वी जब ठंडी हुई तो अंदर से इसकी गैसें निकली। अंदर से क्या निकली, गैसें। इसको निश्रित गैस बोलते हैं, निकलने वाली। कौन सी गैस है, निश्रित गैस। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय इस पृथ्वी से जो निश्रित गैसें थी, जो निकलने वाली गैसें थी, वो जहरीली गैसें थी। कैसी थी, जहरीली गैसें। ये गैस कैसी थी, जहरीली। यहाँ पर ये गैस जहरीली होने के कारण इस वायुमंडल में फैल गई, यानी पृथ्वी के चारों ओर लिपट गई। गैसें तो लिपटती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ये गैसें जहरीली गैस हो गई, जिसमें कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकता, यानी कोई जीव पनप भी जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसके कारण यहाँ पर जीवधारियों के लिए ये कंडीशन अनुकूल नहीं थी। वायुमंडल वाली जो ये दशा थी वो अनुकूल नहीं थी। ये तो है प्रारंभिक वायुमंडल। इसका कब बना, जब धरातल ठंडा हुआ तो अंदर से निकलने वाली जहरीली गैसों से यहाँ पे एक वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वो वायुमंडल कैसा था, जीवधारियों के लिए अनुकूल नहीं था। ठीक है, यह तो प्रारंभिक वायुमंडल माना जाता है। जो आज का वायुमंडल है, वो आज का वायुमंडल बना कैसे, जो रासायनिक संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई धरातल पर, रासायनिक संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यहाँ पे पेड़ पौधे विकसित होना स्टार्ट हो गए, और वहाँ से फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। और ऑक्सीजन का निर्माण जब होना स्टार्ट हो गया तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पनपने लगी, और जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ जीवधारी जरूर होते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन, आज के वायुमंडल में ऑक्सीजन का आप देख ही सकते हो। तो आज का वायुमंडल क्या हो गया कि वर्तमान का वायुमंडल ऑक्सीजन से लिप्त हो गया। कई सारी गैसें इसमें अब लिप्त है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑर्गन है, CO2 है, नियोन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, ओजोन प्रकार की यहाँ पे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का वायुमंडल ये बन जाता है। अब बात करते हैं इस प्रकार इस उत्पत्ति जो हुई थी, इस वायुमंडल की उत्पत्ति जो मानी जाती है, जो निकलने वाली गैसों से उत्पत्ति है, या रासायनिक संश्लेषण है, या प्रकाश संश्लेषण है, तो इनसे जो उत्पत्ति हुई है ये इनके 3 प्रकार से मानी जाती है। ये इस उत्पत्ति के अंदर या इसके अंदर 3 प्रकार के तत्व विद्यमान है इस वायुमंडल में। हमने कल भी बात की थी कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पे, या कौन कौन सी प्रक्रिया हुई। गैस है, जलवाष्प है, या वायवीय कण है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो इसमें गैसें जो बनी हुई हैं, इन गैसें बनने का और आज का जो वायुमंडल की उत्पत्ति है, इसके अंदर 3 प्रकार की प्रक्रिया हुई, 3 प्रकार का प्रोसेस हुआ, जिसके कारण आज का वायुमंडल हमें देखने को मिलता है। पहला, डी गैसिंग प्रोसेस। पहली क्या है, डी गैसिंग प्रोसेस। 3 प्रकार की क्रिया इसके उत्पत्ति के लिए। कौन कौन सी, डी गैसिंग प्रोसेस। पृथ्वी के जब ठंडा हुई, ठंडा होने से जो निश्चित निकलने वाली जो गैस है, उससे बना हुआ जो प्रारंभिक वायुमंडल है, इसको डी गैसिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डी गैसिंग प्रोसेस। यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो गैसें निकली। ठीक है, गैसें निकलने से जो प्रारंभिक वायुमंडल बना, जब शीतलन हुई पृथ्वी तो प्रारंभिक जो वायुमंडल बना, जिसके कारण उसको हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डी गैसिंग प्रोसेस। दूसरा जो है इसमें वाष्पन, वर्षण, वाष्पन, चक्रीय व्यवस्था, चक्रीय व्यवस्था। दूसरी प्रक्रिया क्या है, हम कहते हैं
वाष्पन, वर्षण, वाष्पन, चक्रीय व्यवस्था। जब हम धरातल पर देखते हैं तो जैसे मानो ये पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, सूर्य की किरण इस पे आ रही है, सूर्य की किरण इस पे आ रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि शुरू में जो वाष्पन की क्रिया है, वाष्पन है मतलब जलवाष्प के कण, यहाँ पे जल का गैसीय रूप में जल की मात्रा होने पे यहाँ पे जो वाष्पन है वो ऊपर वायुमंडल में जाता है। यहाँ पे वायुमंडल में जब पवनों के माध्यम से इसको कोई रुकावट मिलती है तो वहाँ पे ये वर्षा करता है, ठीक है। वर्षा करने से यहाँ पे जल भर जाता है, ठीक है। जल भरने के बाद में फिर ये तापमान से गर्म होता है, गर्म होने से फिर ये वाष्पन में बदल जाता है, फिर ये वर्षा करता है। तो ये चक्रीय व्यवस्था चलती रहती है, यानी वाष्पन जलवाष्प का वाष्पित रूप होना और फिर वो वायुमंडल में जाके संघनित होना, संघनित होकर वहाँ पे वर्षा करना और वर्षा के बाद में वहाँ पे पानी का भर जाना, वापस वही प्रक्रिया, वापस टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो वाष्पित होता है। तो ये चक्रीय व्यवस्था चलती रहती है, ये रुकती नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुएं हैं, ये विकसित हो गए वायुमंडल के अंदर और उनसे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होना स्टार्ट हो गए। तो दूसरी प्रक्रिया ये है, पहली डीगैसिंग प्रक्रिया। वायुमंडल की उत्पत्ति के अंदर पहली प्रक्रिया तो डीगैसिंग प्रोसेस है, दूसरी प्रक्रिया वो वाष्पन, वर्षण, वाष्पन चक्रीय व्यवस्था है, ठीक है। तीसरी जो है वो संश्लेषण प्रक्रिया है। कौन सी है तीसरी प्रक्रिया? संश्लेषण, संश्लेषण प्रक्रिया। इसके अंदर दो प्रक्रिया है, दो कौन सी? एक तो रासायनिक है और एक प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण, आपको रासायनिक संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण का पता ही होगा। ये कर्मिक रूप से जब होते हैं तो इस प्रक्रिया संपन्न होने से वायुमंडल का भी संगठन प्राप्त होता है। वायुमंडल का जो संगठन है, जिसके अंदर गैसें हैं, जिसके अंदर जो जलवाष्प है, जिसके अंदर हम वायवीय कणों की बात करें, तो ये वायुमंडल का संगठन इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। रासायनिक का मतलब हो गया दो आणविक, जो परमाणविक रूप है गैसों का, दो परमाणविक जो रूप है वो आणविक रूप में बदल करके गैस का निर्माण कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इस अगर बात करें हम गैसों की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार की गैसें दो आणविक जो परमाणविक तत्व होते हैं। देखो, दो परमाणु जब मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं और वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। जब ये परमाणु दो नहीं होते, एक ही होता, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन बन पाती? यहाँ पे ऑक्सीजन बन पाती? नहीं बन पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो है परमाणु रूप, परमाणु, ठीक है। ये तो क्या है? परमाणविक रूप, और ये है आणविक रूप। समझ गए बात? ये अणु है जुड़ा हुआ और ये परमाणु है। तो जब दो परमाणु जुड़ेंगे तो एक अणु बनेगा या आणविक रूप बनेगा, तो वो होगा ऑक्सीजन का, तो O2 बन गया। ये है रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की आपको पता ही होगा, कोई पेड़ है, कोई पेड़ क्या करेगा, वहाँ से सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उन किरणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण, उस प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी वो भोजन है उसका। भोजन कौन सा है? प्रकाश की किरणें। किसका है? पेड़ पौधों का, ठीक है। वहाँ से उसको ये अवशोषण करेगा। फिर क्या करेगा? वो अवशोषण करने से इस पेड़ के अंदर जितनी भी नमी है उसको पत्तों के माध्यम से बाहर निकाल देगा, यानी वाष्पोत्सर्जन कर देगा, यानी वो नमी है उसको बाहर निकालेगा। तब वो पेड़ है वो उन नमी के साथ में गैसों को बाहर निकालता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन वगैरह गैसों को बाहर निकालता है। जितने भी CO2 है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसके कारण यहाँ पे गैसों का आवरण बना हुआ है। तो दो संश्लेषण है, एक तो रासायनिक संश्लेषण और एक प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से यहाँ पे वायुमंडल का निर्माण हम देख सकते हैं। तो तीन बातें हो गई इसकी प्रक्रिया की, उत्पत्ति की, यानी कि इसको उत्पत्ति करने में किसका हाथ है? डीगैसिंग प्रोसेस का, जो प्रारंभिक वायुमंडल को बनाता है। उसके बाद वाष्पन, वर्षण, वाष्पन चक्रीय व्यवस्था हुई, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रारंभ हो गई, जिससे आज का जो वायुमंडल है हमें देख सकते हैं।
फिर तीसरा प्रक्रिया जो है वो है संश्लेषण प्रक्रिया, जिसके माध्यम से यहाँ और भी अधिक ज़्यादा पेड़ पौधों की और ऑक्सीजन जैसे कई प्रकार की गैसों को हम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वायुमंडल की उत्पत्ति इस तरीके से मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं वायुमंडल में जो तत्व होते हैं उनकी। यह हो गई वायुमंडल की उत्पत्ति। इस उत्पत्ति के बाद में, वायुमंडल की उत्पत्ति के बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने वो तो देख लिया है कि वायुमंडल में है क्या क्या और उसके भार की वजह है। जो भार है उसके तत्वों के, जैसे मान लो हम वेट करते हैं कि इसके अंदर गैस है, जलवाष्प है, वायु कण है, उनका भार धरातल के समीप ज़्यादा रहता है। हमने ये चर्चाएं कर ली हैं। यहाँ पर जैसे मानो यहाँ पे ये 5.6 किलोमीटर तक है, तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी गहरापन देख सकते हैं हम। सबसे ज़्यादा भार इस मंडल में ही है। फिर हम इस मंडल की देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 90% भार है, ये 16 किलोमीटर तक है, और 100 किलोमीटर तक इसका भार 99.99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, यह धरातल है। यहाँ पर हमने इतनी बातें हमने कर ली थी। हम कहते हैं कि जो ये भार है, जो इस तत्वों का भार है इस धरातल पर, ये बहुत सारी परिघटनाओं को उत्पन्न करता है। जो ये भार है, वेट है, ये कण जो है, इस कण के कारण ही यहाँ पे परिघटनाएं उत्पन्न होती हैं। परिघटनाएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। परिघटनाएं क्या होती हैं? जिसमें हम तापमान ले सकते हैं, तापमान कम ज़्यादा होना। ठीक है, जिसमें हम वायुदाब ले सकते हैं, वायुदाब के कारण पवनें चलती हैं, पवनें, और यहाँ पे चक्रवात वगैरह आते हैं। तो इन सब मौसमी जो घटनाएं हैं, इनको उत्पन्न करने का काम कौन करता है? इस धरातल के पास में जो ये भार वाला जो क्षेत्र है ये करता है। यानी वायुमंडल के जो तत्व होते हैं, जहाँ सघन होंगे वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हम 3 प्रकार की बातें करते हैं। एक तो गैस की, इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल का संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायुमंडल का संगठन। 3 प्रकार से बनता है वायुमंडल का संगठन। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन, जो 3 बातों से बनता है, 3 तत्वों से बनता है। एक तो गैस, एक जलवाष्प, और एक है वायवीय कण। वायव्य कण, इन 3 तत्वों से जाकर के ये वायुमंडल का संगठन बनता है, वायुमंडल बनता है। इसमें सबसे पहले हम बात करें गैस की। तो जो गैस है, वो गैस यहाँ पे कई रूपों में वायुमंडल में देख सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें हैं। इनमें मुख्य रूप से जो गैसें हैं वो 9 प्रकार की गैसें हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से तो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा इसी गैस की है। 78.08% यही गैस है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। आज के टाइम में अगर वायुमंडल में गैसों की मात्रा देखें तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरी प्रकार की जो गैस है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। इसकी मात्रा अगर वायुमंडल में देखें तो ये इसकी मात्रा है केवल 20.95%। कितनी है? 20.95%। फिर अगर और तीसरे प्रकार की गैस की बात करें तो ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है, ऑर्गन गैस की अगर मात्रा देखें वायुमंडल में तो तीसरे क्रम की गैस है, ये 0.93% है। इसको हम कह सकते हैं 1% से कम तथा 0.50% से ज़्यादा इसकी मात्रा है। फिर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये वायुमंडल के अंदर 0.36% इसकी मात्रा है, जो कि 0.5 से कम है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मात्रा देखें तो इसकी मात्रा कितनी है, 0.036% इसकी मात्रा है वायुमंडल के अंदर। अगर और गैसों की बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में जो गैस है वो है यहाँ पर नियोन। कौन सी गैस है, नियोन। और इसके बाद में क्रिप्टॉन है, नियोन के बाद में हीलियम आती है। ठीक है, हीलियम, हीलियम, हीलियम के बाद में अगर मात्रा देखें तो हीलियम के बाद में मीथेन है, मीथेन के बाद में यहाँ पे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम ओजोन की बात करें तो उसका नंबर 13वां आता है। कौन सा आता है, ओजोन के 13वें नंबर पे है ओजोन गैस। यहाँ पे मुख्य गैसें तो ये है। ठीक है, ओजोन की बात करें वो कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा है 78.08%, ऑक्सीजन है इसकी मात्रा 20.95%, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036%, नियोन है, क्रिप्टॉन, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, और 13 नंबर पे कौन सी गैस है, ओजोन गैस है। अब हम 2-4 गैसों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ऑर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।